कहा जाता है कि जब इंसान कोई ऐसी चीज बनाता है ना जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई खामी ही ना हो, तो वो दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा होता है। सही कहा, एक इल्यूजन होता है वो। हाँ, इल्यूजन। सोचकर देखिए, एक ऐसी तिजोरी जिसके बारे में दावा किया जाए कि इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, या आज के दौर का कोई ऐसा एडवांस्ड एआई सिस्टम जिसके बारे में इंजीनियर्स कहें कि ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। और वही सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। एग्जैक्टली। जब हम किसी चीज को फूल प्रूफ मान लेते हैं ना, तो हम उसकी कमजोरियों को देखना ही बंद कर देते हैं, और फिर जब वो सिस्टम फेल होता है तो वो सिर्फ टूटता नहीं है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और ये तबाही ना सिर्फ फिजिकल नहीं होती। जब एक परफेक्ट सिस्टम फेल होता है तो उसके साथ सोसाइटी का वो विश्वास, वो आत्मविश्वास भी बिखर जाता है जो उस पे किया गया था। ये नेचर और इंसानी अहंकार का एक बहुत ही भयानक टकराव होता है। और नेचर हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेती है। बिल्कुल। और इंसान का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अचानक से एक ट्रेजेडी बन जाता है। तो इसी टकराव की जो सबसे बड़ी, सबसे मशहूर और दर्दनाक मिसाल है ना, वो आज हमारी इस चर्चा का विषय है, RMS टाइटैनिक। हाँ, टाइटैनिक। हाँ, लेकिन देखिए, आज हम इस मशहूर कहानी के ना उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर छूट जाते हैं। आइसबर्ग से टकराना और जहाज का डूबना, ये सब तो हमने फिल्मों में बहुत देखा है ना। हाँ, वो तो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। राइट। लेकिन आज हमारा मिशन बिल्कुल अलग है। हमारे पास जो दस्तावेज और ऐतिहासिक रिसर्च है वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। हम बात करेंगे उस घटना के बाद पीढ़ियों पर जो साइकोलॉजिकल असर पड़ा उसकी, और उन डिजाइन फ्लॉस की भी जिन्होंने मौत का एक पूरा गणित लिख दिया था। हाँ, और उन गलतियों की जिनसे आज के आधुनिक मैरीटाइम लॉज बने हैं। यानी ये चर्चा सिर्फ एक एक्सीडेंट पर नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार के सबसे बड़े केस स्टडी पर है। तो देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर हम 1900s के शुरुआती दौर पे नज़र डालें तो ये ओशन ट्रैवल का गोल्डन एज था। मतलब एक बिल्कुल सुनहरा दौर। सही का। समुद्री जहाज सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं थे, वो शक्ति, दौलत और इंजीनियरिंग सुप्रीमेसी का एक बहुत बड़ा प्रतीक थे। बड़ी कंपनियों के बीच एक रेस लगी थी कि कौन सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज बना सकता है। बिल्कुल। ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने बिल्कुल पीक पर था। इंसान को लगने लगा था कि उसने लोहे और भाप के जरिए समुंदर पर फतेह पा ली है। तो चलिए इसको थोड़ा आज के लेंस से देखते हैं। अगर मैं मॉडर्न टर्म्स में बात करूं तो टाइटैनिक उस दौर का सबसे महंगा और सबसे हाइप्ड टेक स्टार्टअप था। अरे वाह, ये कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग है ना। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे थे, वो भी बिना किसी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट के। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उस वक्त इसकी कॉस्ट करीब $7.5 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट हुआ। एग्जैक्टली। 882 फीट लंबा, 40,000 टन वजन और करीब 2200 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी। लेकिन एक बात यहाँ हजम नहीं होती, अगर ये इतना ही एडवांस था तो फिर ये अनसिंकेबल वाली धारणा कहाँ से आई? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये धारणा इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के डिजाइन से आई थी। जहाज के नीचे के हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। ओके। और इनके डोर्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होते थे। ब्रिज से एक बटन दबाने पर वो दरवाजे बंद हो जाते थे, ताकि अगर किसी हिस्से में पानी भरे तो वो वहीं ब्लॉक हो जाए। अच्छा, तो इंजीनियरिंग के इस नए चमत्कार ने लोगों को यकीन दिला दिया था कि जहाज डूब ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन यहीं पर ना सबसे बड़ी डिजाइन फ्लॉ छुपी थी। ये कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से सील नहीं थे। इनकी दीवारें, जिन्हें बल्कहेड्स कहते हैं, वो ऊपर सीलिंग तक नहीं जाती थी। वेट, तो इसका मतलब वो एक आइस क्यूब ट्रे की तरह थे। अगर ट्रे के एक खांचे में पानी ज्यादा भर जाए तो वो छलक कर दूसरे खांचे में चला जाएगा। एग्जैक्ट, यही मैकेनिज्म था। लेकिन डिजाइनर्स इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इस वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें लगा कि पानी कभी इतना ऊपर तक आएगा ही नहीं। यानी अनसिंकेबल का टैग सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डर्स और कैप्टन सच में इस पर विश्वास करते थे। और सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब इंसान का आत्मविश्वास वास्तविक सुरक्षा से आगे निकल जाता है। आपको लगता है सिस्टम फेल नहीं होगा तो आप बैकअप्स बनाना ही छोड़ देते हैं।
और अपनी इस टेक स्टार्टअप वाली एनालॉजी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ना, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सारा बजट फ्रंट एंड यूआई पे खर्च कर दिया और बैक एंड सिक्योरिटी पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये काफी फिटिंग कंपैरिजन है सच में। जहाज के अंदर हीटेड स्विमिंग पूल्स थे, टर्किश बाथ्स थे, फाइन डाइनिंग और बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस थे, लेकिन लाइफ बोट्स के नाम पर बिल्कुल बेसिक और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, ये जहाज अपने आप में 1912 के समाज का एक एग्जैक्ट रेप्लिका था, एक तैरता हुआ समाज। हाँ, जब हम सोर्स मटेरियल को ध्यान से पढ़ते हैं तो साफ दिखता है कि जहाज की बनावट में ही क्लास डिवाइड कितना गहरा था। बिल्कुल, इल से कम नहीं थे। फिर आती थी सेकंड क्लास, जिसमें टीचर्स और प्रोफेशनल्स थे, और सबसे नीचे थी थर्ड क्लास। हाँ, इंजन रूम्स के ठीक ऊपर। ये वो इमिग्रेंट्स थे जो एक नई जिंदगी की तलाश में आए थे, और इन्हें सबसे नीचे रखा गया था। और पता है, ये सामाजिक ढांचा सिर्फ कैबिन्स के साइज तक सीमित नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि उस सिस्टम में किसकी जिंदगी की कितनी वैल्यू थी। सच में? ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को ऊपर के डेस्क पर आने की इजाजत ही नहीं थी। कई रास्तों पर तो फिजिकल गेट्स और ताले लगे हुए थे, ताकि ये लोग फर्स्ट क्लास एरियाज में घूमते हुए ना दिख जाए। हाँ, एग्जैक्टली। जब 10 अप्रैल को ये सफर शुरू हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिजिकली डिवाइडेड समाज संकट के वक्त कितना फेटल साबित होने वाला है। जहाज के डूबने की शुरुआत आइसबर्ग से टकराने पर नहीं, बल्कि उसके ब्लूप्रिंट्स बनने के वक्त ही हो गई थी। मौत का गणित। अगर हम 14 अप्रैल की उस फेटल रात और उसके 107 मिनट के काउंटडाउन को डिटेल में देखें तो हर सेकंड भारी लगता है। हाँ, रात के ठीक 11:40 हो रहे थे जब लुकआउट को अचानक आगे एक मैसिव आइसबर्ग दिखा। जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया गया और इंजन रिवर्स किए गए, लेकिन यहाँ तो फिजिक्स अपना काम कर रही थी ना। बिल्कुल, 46,000 टन का जहाज जो लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर चल रहा हो, उसे अचानक मोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो आइसबर्ग ने जहाज को सामने से हिट नहीं किया, बल्कि वो साइड से रगड़ खाता हुआ निकल गया। और उसी एक रगड़ ने वो पूरा इंजीनियरिंग इल्यूजन तोड़ दिया। वो ग्रेज इतना लंबा था कि उसने एक के बाद एक शुरुआती 6 कंपार्टमेंट्स को खोल दिया, जबकि जहाज का डिजाइन ऐसा था कि अगर आगे के 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो भी वो तैरता रह सकता था। लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स ब्रीच होने का सीधा मतलब था कि पानी का वजन जहाज के आगे के हिस्से को नीचे खींचने लगेगा, और जैसे ही आगे का हिस्सा नीचे जाएगा, पानी उस आइस क्यूब ट्रे वाले मैकेनिज्म की तरह दीवार के ऊपर से निकलकर अगले कंपार्टमेंट में गिरने लगेगा। सही समझा आपने। टकराने के ठीक 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने डैमेज का मुआयना किया, और उन्हें तुरंत समझ आ गया होगा कि एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। हाँ, उन्हें पता चल गया था कि अब जहाज पक्का डूबने वाला है। और थोड़ी अजीब हो जाती है। लाइफ बोट्स की बात करते हैं। 12:15 पर डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए और 12:45 पर लाइफ बोट्स पानी में उतारी गई। जहाज पर 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट से 20 थी। वेट, सिर्फ 20? उन 20 लाइफ बोट्स की टोटल कैपेसिटी भी सिर्फ 1178 लोगों की थी, यानी आधी जनता के लिए भी जगह नहीं थी। सही कहा। ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि इतने एडवांस्ड और सबसे महंगे जहाज पर एक बेसिक मैथ कैसे गलत हो सकता है। क्या लॉस थे उस वक्त के जो ऐसी चीज अलाउ कर रहे थे? ये वही पॉइंट है जहां सिस्टम का फेलियर सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। उस वक्त के जो मैरीटाइम लॉस थे ना, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के नियम, वो डेकेड्स पुराने थे। ओके। उन नियमों के मुताबिक किसी जहाज पर कितनी लाइफ बोट्स होंगी, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि जहाज पर लोग कितने हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता था कि जहाज का वजन यानी टनेज कितना है। क्या बात कर रहे हैं? यानी लोगों की संख्या का कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। कानून 10,000 टन से ऊपर के जहाजों के आगे अपडेट ही नहीं हुआ था। टाइटैनिक का वजन 46,000 टन था, लेकिन कानूनन उसे सिर्फ 16 लाइफ बोट्स रखने की जरूरत थी। तो व्हाइट स्टार लाइन ने 20 रखकर टेक्निकली कानून से ज्यादा ही प्रोवाइड किया था। हाँ, उन्हें लगता था कि मॉडर्न जहाज खुद ही एक लाइफ बोट है। उन्होंने डेक्स को क्लियर और सुंदर रखने के लिए एक्स्ट्रा लाइफ बोट्स लगाना जरूरी नहीं समझा। ये तो कानूनी लूपहोल और डिजाइन चॉइस हो गई, पर इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात वो है जो उस रात डेक्स पर हुई। शुरुआती लाइफ बोट्स आधी खाली ही चली गईं। ये एक बहुत ट्रैजिक सच्चाई है। एक लाइफ बोट जिसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, वो सिर्फ 28 लोगों को लेकर पानी में छोड़ दी गई। ऐसा क्यों हुआ? अगर सामने जहाज डूब रहा है तो लोग बोट्स में बैठने से इनकार क्यों कर रहे थे? इसको समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की थोड़ी गहराई में उतरना होगा।
इसे नॉर्मलसी बायस कहते हैं। नॉर्मलसी बायस, हाँ। ये क्या होता है? जब दिमाग अचानक किसी ऐसी घटना का सामना करता है ना, जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की हो, तो वो उस डेंजर को तुरंत प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वो पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर सिचुएशन को नॉर्मल मानने की कोशिश करता है। ओह, समझ गई। मतलब माइंड डिनाइल में चला जाता है। हाँ, उस रात समुद्र बिल्कुल शांत था। डेक पर कुछ पैसेंजर्स तो आइसबर्ग से टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। सीरियसली? हाँ, जहाज के अंदर चमचमाती लाइटें जल रही थीं, बंद म्यूजिक बजा रहा था और कमरे गर्म थे। बाहर घुप अंधेरा और जमीनी ठंड थी। लोगों के दिमाग ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि जहाज डूब रहा है। उन्हें लगा होगा कि इस गर्म और रोशन जहाज को छोड़कर एक छोटी सी अंधेरी लाइफ बोट में जाना और समुद्र में लटकना ज्यादा बड़ा खतरा है। एग्जैक्टली। और इस कॉग्निटिव इल्यूजन ने प्रेशियस टाइम बर्बाद कर दिया और आधे खाली बोट्स नीचे उतार दिए गए। ये सुन के दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। एक तरफ नेचर अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है और दूसरी तरफ इंसान अपनी बनाई हुई उस आर्टिफिशियल दुनिया में इतना सेफ फील कर रहा है कि वो सच देख ही नहीं पा रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ना, पानी ऊपर आने लगा और जब पानी फर्स्ट क्लास की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा, तब जाके वो इल्यूजन टूटा। और तब मौत के उस ठंडे पानी के सामने इंसानियत के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऑपोजिट रूप देखने को मिले। सही कहा। रात के लगभग 2:20 जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में था और पिछला हिस्सा यानी स्टर्न हवा में सीधा खड़ा हो गया था। उस विशाल मेटल स्ट्रक्चर पे इतना स्ट्रेस पड़ा कि वो बीच से दो टुकड़ों में टूट गया और देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गया। जो लोग जहाज पर रह गए थे वो अब इस कपकपाती ठंड में थे। समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ एक साइंटिफिक मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। कौन सा मिसकंसेप्शन? लोगों को लगता है कि ज्यादा मौत डूबने से हुई, लेकिन वास्तव में ज्यादा लोग डूबने से नहीं मरे थे, वो हाइपोथर्मिया से मरे थे। ओह, यानी एक्सट्रीम ठंड की वजह से। हाँ, जब शरीर इतने ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है तो कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स होता है। चंद मिनटों में शरीर का तापमान इतना गिर जाता है कि हार्ट और ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। उस ठंडे रात में करीब 1500 लोग मारे गए और लगभग 700 बचे। लेकिन जब हम ना बचने वालों का डेमोग्राफिक डेटा देखते हैं तो दिल बैठ जाता है। वो डेटा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। बचने का चांस सीधे तौर पर सोशल स्टेटस से जुड़ा हुआ था। फर्स्ट क्लास के लोगों के बचने की दर सबसे ज्यादा थी और जो थर्ड क्लास के लोग थे, जिन्हें इंजन रूम्स के ऊपर रखा गया था, उनका सर्वाइवल रेट सबसे कम था। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो फिजिकली नीचे थे। वजह ये थी कि उन्हें ऊपर आने के रास्ते आइदर मिले नहीं या वो गेट्स लॉक्ड थे, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। उन्हें वेट करने को कहा गया था जब तक फर्स्ट और सेकंड क्लास के पैसेंजर्स लाइफ बोट्स में ना बैठ जाएं। ये कितना भेदभाव भरा सिस्टम था। अगर इसे हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये डेटा हमें सिखाता है कि जब भी कोई सिस्टम फेल होता है, जब कोई बड़ी आपदा आती है, तो सबसे पहली मार हमेशा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर पड़ती है। जो समाज में सबसे नीचे हैं, वही सबसे पहले संकट का शिकार होते हैं। ये सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा था जिसमें रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स ऊपर से नीचे की तरफ काम करते थे। ये 1912 की कहानी है, लेकिन आज भी कई डिजास्टर्स में हम यही पैटर्न देखते हैं। हाँ, सिस्टेमिक फेलियर अपनी जगह है, लेकिन इस अंधेरे और भयानक माहौल के बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी थे जिन्होंने इंसानी जज्बे की मिसाल कायम की, जैसे वो बैंड बजाने वाले बैंड मास्टर वॉलेस हार्टली और उनके म्यूजिशियंस। हाँ, उन्हें पता था कि उनके पास लाइफ बोट्स में जगह नहीं है, फिर भी पैनिक को कम करने के लिए और लोगों को थोड़ी शांति देने के लिए वो जहाज के डूबने के आखिरी लम्हों तक म्यूजिक बजाते रहे। ये एक इनक्रेडिबल लेवल ऑफ कंपोजर था, मौत के बिल्कुल सामने। ऐसे कई मर्द थे जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को लाइफ बोट्स में भेजकर खुद रुकने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वो उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे। और दूसरी तरफ मार्गरेट ब्राउन जैसी महिलाएं थीं जिन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बिल्कुल, उन्होंने लाइफ बोट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ऑफिसर्स पर दबाव बनाया कि बोट को वापस पानी में ले चलो, डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए। इन्हीं कहानियों में इंसानियत की एक्सट्रीम बाउंड्रीज दिखती हैं। एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को रास्ते से हटाते लोग और दूसरी तरफ कुर्बानी देते लोग। और सुबह 4 बजे जब रेस्क्यू शिप RMS करपाथिया वहां पहुंचा, तब तक समुंदर बिल्कुल शांत हो चुका था।
अंधेरा छटने लगा था। कारपेथिया ने लाइफ बोट्स में बचे उन लगभग 700 लोगों को बचा लिया, लेकिन जो पानी में थे उनके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। Didn't over तो स्टोरी ओवर। लेकिन उन 700 बचे हुए लोगों के लिए ट्रेजेडी वहां उस आइसी ओशन में खत्म नहीं हुई थी। असली ट्रॉमा का सफर तो बस शुरू हो रहा था। एग्जैक्टली एक जाइगेंटिक स्टील स्ट्रक्चर का डूबना एक फिजिकल घटना थी जो 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हो गई, पर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल और आर्थिक डूबना शुरू हुआ वो कई दशकों तक चलता रहा। जब कारपेथिया सर्वाइवर्स को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा और न्यूज़ दुनिया भर में फैली तो एक मैसिव ग्लोबल आउटरीच हुआ। यूएस सेनेट और ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड की इंक्वायरीज बैठी। उन हियरिंग्स में सवाल पूछे गए कि कानून आखिर इतना अंधा कैसे हो सकता है, और उन्हीं इंक्वायरीज का नतीजा था कि मैरिटाइम कानून हमेशा के लिए बदल दिए गए। हर शिप पर हर एक पैसेंजर के हिसाब से लाइफ बोट सीट का होना मैंडेटरी कर दिया गया, चाहे शिप का वजन कुछ भी हो। और रेडियो कम्युनिकेशंस में भी रेवोल्यूशन आया है ना। हाँ, हर पैसेंजर शिप के लिए 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई ताकि उस रात की तरह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिस ना हो। और सबसे बड़ा कदम था इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन, जो आज 100 साल बाद भी समुद्र में आइसबर्ग्स को ट्रैक करता है, ताकि ऐसी टक्कर दोबारा ना हो। इन बदलावों ने आने वाले सालों में लाखों जानें बचाई होंगी, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने वो रात वास्तव में जी थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट करते हैं कि इस घटना का जेनरेशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। हाँ, सन्नाटा और पीढ़ियों तक गूंजती आवाजें। जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक खौफ के साये में बिताई। आज तो हम मेंटल हेल्थ पर फ्रीली बात करते हैं, लेकिन 1912 में पीटीएसडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट आम नहीं था। लोगों को लगता था कि अगर आप फिजिकली बच गए हैं तो आप ठीक हैं। किसी को समझ नहीं आया कि सर्वाइवर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। सर्वाइवर गिल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनके लिए। मैं क्यों बचा जब बाकी सब मर गए? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। कुछ सर्वाइवर्स ने तो इस एक्सीडेंट के बारे में पूरी जिंदगी एक शब्द नहीं कहा। और साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब एक्सट्रीम ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं किया जाता तो वो एक नया रूप ले लेता है। यहाँ एपीजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। एपीजेनेटिक्स वो क्या है? मॉडर्न साइंस अब ये मानती है कि एक्सट्रीम ट्रॉमा इंसान के डीएनए एक्सप्रेशन को बदल सकता है और वो डर अगली जनरेशन को बायोलॉजिकल लेवल पर पास हो सकता है। ओह वाओ, यानी उन सर्वाइवर्स के बच्चों ने भी वो एंजाइटी और स्ट्रेस महसूस किया होगा बिना समुंदर देखे ही। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसके बारे में उन्होंने चुप्पी साध ली थी, वो उनके बिहेवियर और उनके फैमिली स्ट्रक्चर में डीप रूट हो गई। और मनोवैज्ञानिक असर के साथ साथ ना इसका एक आर्थिक पहलू भी था जिस पर बहुत कम बात होती है। अगर हम 3rd क्लास को वापस रिकॉल करें, जहां बहुत से लोग नए भविष्य की तलाश में जा रहे थे, उन परिवारों ने उस रात अपने ब्रेड विनर्स को खो दिया था। हाँ, पिता, भाई, बेटे जो नए देश में रोजी रोटी कमाने वाले थे वो पानी में समा गए। इसका डायरेक्टली असर ये हुआ कि जो परिवार पीछे छूट गए थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में फंस गए, जिसे हम जनरेशनल पॉवर्टी कहते हैं। उनके बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाए, उन्हें बचपन से मजदूरी करनी पड़ी। इसलिए टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था जो डूबा, उसने हजारों परिवारों के सपने, उनकी सोशल मोबिलिटी और उनके आने वाले कल को भी अपने साथ डुबो लिया था। ये एक ऐसी रिपल इफेक्ट थी जिसने पूरी 20th सेंचुरी में उन फैमिलीज को अफेक्ट किया। वाकई ये ट्रेजेडी फिजिकल से कहीं ज्यादा सिस्टेमिक, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक थी। फिर 1985 में, यानी उस काली रात के करीब 73 साल बाद, ओशनोग्राफर रॉबर्ट बैलार्ड की टीम ने जहाज का मलबा ढूंढ निकला। समुद्र की गहराइयों में करीब 12,000 फीट नीचे आज वो मलबा सिर्फ एक ऐतिहासिक लैंडमार्क नहीं बल्कि एक शांत कब्रिस्तान है, एक साइलेंट ग्रेव जहां नेचर ने फाइनली अपना कंट्रोल वापस ले लिया है। आयरन ईटिंग बैक्टीरिया अहंकार के उस प्रतीक को धीरे धीरे मिट्टी में मिला रहे हैं। उस मलबे को देखकर हमेशा यही फील होता है कि चाहे हम कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, नेचर के सामने हम्बलनेस और ह्यूमैनिटी ही सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। तो आज के इस सोर्स मटेरियल को क्लोज करते हुए और इस गहराई से भरी चर्चा को समेटते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है। हाँ, जरूर बताइए। हमने शुरुआत में बात की थी उस परफेक्ट टेक स्टार्टअप की जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। 1912 में वो समुद्री जहाज था, लेकिन आज 21वीं सदी में हमारे अनसिंकेबल जहाज क्या हैं?
आज हमारी पूरी दुनिया जिन सिस्टम्स पर चल रही है, चाहे वो हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क्स हो, हमारी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स हो, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सबसे बढ़कर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें लगता है कि हमने इनमें इतने बैकअप्स बना लिए हैं कि ये सिस्टम्स कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन क्या हम भी वही अहंकार नहीं दिखा रहे जो 1912 में व्हाइट स्टार लाइन ने दिखाया था? सही कहा। सोचिए, हम आज ऐसे किन अनसिंकेबल डिजिटल या इकोनॉमिक सिस्टम्स पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं जिनमें लाइफ बोट कितनी है और किसके लिए है ये हमने चेक ही नहीं किया। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और अगर आज हमारा बनाया कोई ऐसा बड़ा सिस्टम फेल होता है तो क्या वो एक बार फिर सिस्टम की सबसे नीची सीढ़ी पर बैठे लोगों को ही डुबाएगा? क्या वो आने वाली पीढ़ियों के लिए नया ट्रॉमा और नई असमानता नहीं लिखेगा? ये वो सवाल है जो 12,000 फीट नीचे अंधेरे में दफन उस लोहे के मलबे से आज भी हमें आवाज दे रहा है। सोचिए जरूर,